अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम समझेंगे टाइम इंडिपेंडेंट परफेक्शन थ्योरी। इसके लिए हम बुक फॉलो करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस, जैसे की बुक है, सेकंड एडिशन है। इसका चैप्टर नंबर 9 है, अप्रोक्सीमेशन मेथड्स के नाम से। टाइम इंडिपेंडेंट परफेक्शन थ्योरी है क्या, ये समझिए। सबसे पहले परफेक्शन थ्योरी को ब्रीफ कर लेते हैं। परफेक्शन थ्योरी क्या है? ये एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है। अब अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या है? अब अगर टाइम इंडिपेंडेंट परफेक्शन थ्योरी की बात कर ले तो वो अप्रोक्सीमेशन मेथड फॉर स्टेशनरी स्टेट्स है। ठीक है, ये क्या है? अप्रोक्सीमेशन मेथड फॉर स्टेशनरी स्टेट्स। अब स्टेशनरी स्टेट्स क्या होते हैं, इनका ना हमने पिछली वीडियो में जिक्र कर लिया है। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट परफेक्शन थ्योरी क्या अप्रोक्सीमेशन। अब अप्रोक्सीमेशन मेथड्स क्या है? ये अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मेथड्स। अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स के किसी भी सिस्टम को या सिंपली पार्टिकल को स्टडी करना है तो आपको उस पार्टिकल का वेव फंक्शन चाहिए होता है। स्टेट पार्टिकल फंक्शन, वेव वेक्टर, एलिमेंट ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस हम कहते हैं, जो जनरली हैं साई ऑफ वेक्टर आर एंड टी। ठीक है, इसकी फिर आगे फॉर्म क्या होगी वो सिस्टम पे और उसके पोटेंशियल पे, हैमिल्टोनियन पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, ये हमारे पास कैसे आता है? ये आता है टाइम डिपेंडेंट, जनरली टाइम डिपेंडेंट शेड्यूलिंग वैल्यू से। एच साई इज इक्वल टू आयोटा एच बार पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑफ साई, इससे आता है। मसला ये है कि ये जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है या सिंपली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, चाहे वो टाइम डिपेंडेंट हो या टाइम इंडिपेंडेंट हो, ये एग्जैक्टली सॉल्व सिर्फ चंद आइडियलाइज्ड सिस्टम्स के लिए हो सकता है। जैसे कि हमने किया पहले पढ़े हैं आइडियलाइज्ड या सिंपल सिस्टम्स, जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं, या फिर पोटेंशियल वेल्स हैं। तो ये सिर्फ उन चंद आइडियलाइज्ड सिस्टम्स के लिए सॉल्व होता है। अगर हम रियल सिस्टम के लिए सॉल्व करना चाहें ना, तो ये रियल सिस्टम के एग्जैक्टली सॉल्वेबल नहीं होता। फिर हम करते क्या? फिर तो ऐसा लगता है क्वांटम मैकेनिक्स ज़ाया, इतनी जो हमने श्रोडिंगर पिक्चर, हाइजेनबर्ग पिक्चर सबसे सारी पढ़ी, सारी फॉर्मुलिज्म पढ़ी, उसका फ़ायदा क्या है कि उसको हम रियल सिस्टम पे अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं इसके लिए? फिर हम कहते हैं कि चलो ये एग्जैक्टली सॉल्वेबल नहीं है, एग्जैक्टली सॉल्व नहीं हो रहा है, चलो किसी तरह हमारा जो रियल सिस्टम है किसी तरह उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी तरह उसकी एग्जैक्ट एनर्जीज, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्सेट्रा न भी दे, एग्जैक्ट ऑब्जर्वेबल न भी दे उस सिस्टम का, हमारे पार्टिकल का, तो चलो किसी हद तक उसकी इन्फॉर्मेशन तो सही दे। जैसे 70%, 80%, 90%, 100% नहीं भी दे रहा, तो चलो इतना तो दे दें। तो फिर उसके लिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करते हैं। तो और फिर हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं जिससे हम इस इक्वेशन को अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टेशनरी से अभी के लिए हम स्टेशनरी स्टेट्स के लिए जो मेथड्स हैं उसको स्टडी करेंगे, और उसमें से भी टाइम परफेक्शन थ्योरी। और स्टेशनरी स्टेट्स के लिए जो स्टेशनरी स्टेट के प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए जो मेथड्स है, अप्रोक्सीमेशन मेथड्स हमारे पास हैं, परफेक्शन थ्योरी, वेरिएशन मेथड, WKB अप्रोक्सीमेशन, ये 3 मेथड्स हम फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम परफेक्शन थ्योरी और उसका भी लिमिटेड केस टाइम इंडिपेंडेंट परफेक्शन को यूज़ करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम टाइम इंडिपेंडेंट परफेक्शन थ्योरी को यूज़ करेंगे तो उस केस में हम, क्योंकि हमारा हैमिल्टोनियन टाइम इंडिपेंडेंट होगा, स्टेशनरी आते तब है जब आपका हैमिल्टोनियन टाइम इंडिपेंडेंट हो। हैमिल्टोनियन टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब है हैमिल्टोनियन में जब आपका पोटेंशियल ऑपरेटर टर्म है वो टाइम पे डिपेंड ना करता हूँ, आपके पोटेंशियल नेचुरल पोटेंशियल हो। ठीक है, बट आप पोटेंशियल ना ऐसे ना। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये आपका फाइनल टाइम इंडिपेंडेंट परफेक्शन थ्योरी के लिए इस
कोई इनको फाइनली हम सॉल्व करेंगे। मतलब हम इसमें आइगन स्टेट्स और आइगन एनर्जीज फाइंड करेंगे। हम सॉल्व करना क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को फाइंड करना होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें स्टेट फंक्शंस है, तो इनको फाइंड करना है, ठीक है। और साथ में आइगन वैल्यूज भी फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा टारगेट है। लेकिन चूंकि ये तो मसला है कि ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, इसको फाइंड करने के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, लेकिन ये तो सॉल्व ही नहीं सकता, तो हम सॉल्व कर ही नहीं पाते हैं एग्जैक्टली। फिर क्या करेंगे? अब हमने कहा कि हम इसके लिए परटर्बेशन थ्योरी को यूज़ करना है, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो उसमें हम क्या करते हैं, परटर्बेशन थ्योरी का कंसेप्ट क्या है वो समझते थोड़ा सा। परटर्बेशन थ्योरी का कंसेप्ट ये है कि जिस सिस्टम का क्या मतलब है कि आपके देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी है, ठीक कर लो चलो। क्वांटम मैकेनिक्स के में जो माइनस एच बार स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर जो कि है, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है। ये एक सिस्टम है, पार्टिकल है ये, ठीक है, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। ये कि न्यूक्लियस के किसी पोटेंशियल वी में होगा, तो ये लो जी वी भी याद होगा, ये आपका बन है न्यूट्रॉन, ठीक है। मतलब ये हमारे किसी रियल सिस्टम का हैमिल्टोनियन है। तो इस प्रॉब्लम को हम परटर्बेशन थ्योरी से तभी सॉल्व कर सकते हैं जब इस हैमिल्टोनियन के रिलेटेड कोई क्लोज और हैमिल्टोनियन हो एक एग्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम का। जैसे कि अगर आप का जो रियल सिस्टम है उसका पोटेंशियल ऐसे पोटेंशियल वेल है, पोटेंशियल बॉक्स है, ये हमारा रियल सिस्टम का फर्ज करो थोड़ी सी चेंज है। रियल सिस्टम का तो एग्जैक्टली पोटेंशियल वेल के फॉर्म में नहीं होगा। तो ये हमारे सिस्टम का हैमिल्टोनियन जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, इसको तब भी सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास इससे रिलेटेड कोई एग्जैक्टली सॉल्वेबल हैमिल्टोनियन होगा। एच नॉट ये क्या है, एग्जैक्टली सॉल्वेबल, ये पोटेंशियल वेल है, ठीक है, ये एग्जैक्टली सॉल्वेबल है। इसके जो स्टेट्स आते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स आते हैं, ये है इसका एक्वेरियम, हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। EN5N, ठीक है। ये इस आइडियल सिस्टम का एग्जैक्टली सॉल्वेबल श्रोडिंगर इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट। हम फाइंड करना चाहते हैं एच हेड हमारे सिस्टम का। हमारा सिस्टम फर्ज करो अगर आपका कोई फ्री पार्टिकल है जो कि एक आइडियल सिस्टम है, फ्री पार्टिकल कहीं होता नहीं है, पार्टिकल हमेशा किसी सर्टेन रीजन में होगा। पार्टिकल कहना भी नहीं चाहिए, क्वांटम मैकेनिक्स में सिस्टम कहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल क्लासिकली हम कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में कोई क्लासिकल टाइप चीज़ नहीं होता जैसे हम क्लासिकल किसी पार्टिकल को तस्वर करते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करना है तो उससे कोई क्लोजली रिलेटेड ऐसा हैमिल्टोनियन होना चाहिए जिसको हम एग्जैक्टली सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम करते क्या, ये ऐसा ही है जैसे कि आपको चाहिए एच हेड, आपके पास है एच नॉट, नाउन है, ठीक है, इसके बारे में आप सब जानते हैं, इसके सॉल्यूशंस जानते हैं। तो अगर आप इसमें ज़रा सी चेंज ला दो, थोड़ी सी इसमें फर्ज करो किसी थोड़े से, अगर इसको एक बॉक्स कंसिडर कर लो तो उसको थोड़े से हिट करो, ये इस जैसा बनाओ, जितनी बार हिट करोगे उस हिट को जो आपके वार है उसको आप परटर्बेशन कंसिडर कर लो या करेक्शन, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आप इसमें करेक्शंस करेंगे उतना इस हमारे रियल सिस्टम का सलूशन हमारे पास बनते जाएंगे, ठीक है। तो हमने अब करना क्या है, ये हमें सॉल्वेबल है, परटर्बेशन हमें किस तरह जाननी है, जब प्रॉब्लम्स में तो गिवन होती है। तो इस जो हमारा एग्जैक्टली सॉल्वेबल हैमिल्टोनियन है, इसमें हम परटर्बेशन को ऐड कर देंगे तो हमारा रियल सिस्टम का हैमिल्टोनियन बन जाएगा, और सो फिर हम इजीली इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
हमारा मेन टारगेट क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को यूज़ करके एच हेड साइन एन इज इक्वल टू ई एन साइन एन, इस इक्वेशन को टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, हमने कहा कि तभी सोल्व हो पाएगा अगर हमारा ये हैमिल्टोनियन बराबर हो किसी एग्जैक्टली सोल्वेबल हैमिल्टोनियन प्लस उसमें थोड़ी सी करेक्शन परटर्बेशन। ठीक है, आप पहले यूँ लिख सकते हैं शेयर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच नॉट। ठीक है जी, हम सपोज कर लेते हैं जो हमारा एच पी है उसको मोर एक्सप्लिसिटली साइड को मोर एक्सप्लिसिटली राइट करने के लिए हम कहते हैं कि ये बराबर है किसी डायमेंशनलेस रियल पैरामीटर लैम्डा टाइम्स कोई और हैमिल्टोनियन, सिर्फ आसानी के लिए। ठीक है, इसको यहाँ यूज़ कर लेंगे और फिर उसको फाइनली उसमें तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन जिसको हमने सोल्व करना वो ये हो जाएगा एच नॉट लैम्डा डब्ल्यू है डेरिवेशन अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन इनटू साई एन, ये अननोन है साई एन और ई एन को हमने फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो हमारा फाइनल टास्क है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और हम ऑलरेडी ये देखिए परटर्बेशन थ्योरी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसमें फिर हमारे पास दो केसेस बनते हैं। वो बनते कैसे हैं कि देखिए हम इस वेव फंक्शन के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं, ये तो अननोन है, तो इसके ऊपर डब्ल्यू है या एच नॉट जब ऑपरेट होगा तो हमें नहीं पता क्या आंसर आएगा, हम नहीं गेस कर सकते, हम इसको जानते ही नहीं है। लेकिन एक बात है, हमें पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स का हर एक वेव फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल होता है, मतलब उसका कोई फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है, कोई फाइनाइट, अगर उसका आप इनर प्रोडक्ट ले लो कोई फाइनाइट आंसर आता है। ठीक है, वो उसको आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं। एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि जो हमारे स्टेशनरी स्टेट्स होते हैं, स्टेशनरी स्टेट के ये देखें एच नॉट फाई एन इज इक्वल टू ई एन जीरो फाई एन। ठीक है, ये है स्टेशनरी स्टेट्स, इसके सॉल्यूशन स्टेशनरी स्टेट्स आते हैं ना इस इक्वेशंस के, तो स्टेशनरी से हम पहले इसको स्टेशनरी स्टेट्स कह देते हैं। ये जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि ऐसे कोई सिस्टम हमारे पास रियल में सिंगल सिस्टम्स नहीं होते हैं जो स्टेशनरी स्टेट्स होते हैं, लेकिन स्टेशनरी स्टेट का फिर भी फ़ायदे हैं, कई सारे आइसोलेट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम को, वो पिछली वीडियो में जिक्र किया है, उनको नहीं डिस्कस करेंगे। ये है स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट का एक फ़ायदा ये होता है कि ये कंप्लीट बेसिस फॉर्म करते हैं, कंप्लीट एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करते हैं। और जब कोई स्टेट्स कंप्लीट और ऑटोनॉमल बेसिस फॉर्म करे तो उनकी टर्म्स में, उनकी लीनियर सुपरपोजिशन में हम किसी भी वेव फंक्शन को लिख सकते हैं। तो चलो हम हमारा जो रिक्विजिट वेव फंक्शन है साई एन, इसको लिख लेते हैं इसकी टर्म में। साई एन को आप लिख सकते हैं, इस चीज़ को यूज़ नहीं करना, आपने जस्ट समझना है। तो इसको आप लिख सकते हैं समेशन और फर्स्ट करो एन कर लो ए सब एन। ठीक है, सम कॉन्स्टेंट्स और इन कॉन्स्टेंट की जो मॉडुलस का प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और टाइम्स स्टेशनरी स्टेट्स फाई एन आई कर लो। ठीक है जी, अब देख लो ज़रा एच नॉट और डब्ल्यू हेड अप्लाई होगा किस पे, साई एन। साई एन क्या है असल में, ये है स्टेशनरी स्टेट्स है। तो मतलब ये है कि आपका जो एच नॉट होगा इसका जो इफेक्ट होता है नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत ही स्मॉल होता है, इसको छोड़ दो फिर। जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप अगर देख लो तो आपके जो एच नॉट है वो अप्लाई हो रहा है फाई एन आई पे, कई सारे सेट ऑफ स्टेट्स। कितने स्टेट्स है इस सेट में, जितने भी हैं डिफरेंट स्टेट्स, इस सेट में डिफरेंट एलिमेंट्स ही होते हैं ना। तो 1 से लेकर फर्ज करो कोई 1 से लेके आई इक्वल टू 1 एंड 2 एंड सो ऑन अप टू 10, कोई 10 स्टेट्स है इस सेट में। इन 10 स्टेट्स के ऊपर जब एच नॉट ऑपरेट होगा, हमें ये तो पता है कि ये एच नॉट देता है ई एन जीरो एनर्जी देता है। ठीक है,
जो स्टेट है उससे रिस्पेक्टिव, अगर यहाँ पे फाई एन है तो ई एन देगा, फाई एन वन है तो ई एन वन देगा, ई एन वन ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे केसेस यहाँ से बनते हैं। वो कैसे बनते हैं कि एच नॉट जब इस पे ऑपरेट होगा 10 स्टेट्स पे ऑपरेट होगा, आया ये एच नॉट हर 10 स्टेट्स के लिए, 10 मुख्तलिफ स्टेट्स के लिए मुख्तलिफ आइगन वैल्यू देगा या कुछ के लिए सेम भी देगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये फाई एन वन पे ऑपरेट हो रहा है, फर्ज करो ये दे रहा है, ये देगा मतलब ई एन वन। इसी तरह अगर ये फाई एन टू पे एच नॉट ऑपरेट हो रहा है तो ये ई एन टू देगा। साथ में ये रिपीट होगा तब तक प्रॉब्लम है। अच्छा, और ये इस तरह होता है, अगर 10 स्टेट्स के लिए 10 मुख्तलिफ आइगन वैल्यूज दें तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे स्टेट्स है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आपके जो हैमिल्टोनियंस है, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियंस, ये नॉन डिजेनरेट है। ठीक है, ऐसा हर मुख्तलिफ आइगन वैल्यूज़ के लिए हमारे पास मुख्तलिफ आइगन स्टेट आ रहा है। तो ये जो केस है ये है हमारे पास हमारा एच नॉट या फिर फाई एन नॉन डिजेनरेट्स होंगे। ठीक है, नॉन डिजेनरेट हैमिल्टोनियन या नॉन डिजेनरेट स्टेट्स। ठीक है, और आइगन वैल्यूज़ को कहते हैं नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यूज़, किसी को भी कहते हो नॉन डिजेनरेट किसी के साथ भी लगा दो। और अगर ऐसा हो जाए कि फाई एन वन के लिए ई एन वन देंगे और फाई एन थ्री के लिए या आगे जाके कहीं फाई एन सेवन के लिए भी ये फाई एन सेवन के लिए भी ये एन वन है, दो स्टेट्स के लिए सेम इसने एनर्जी दे दी, तो ये हो गया डिजेनरेसी। मतलब एक आइगन वैल्यू कई स्टेट्स में आ रही है, एक सिस्टम एक से ज़्यादा स्टेट्स में पाया जा रहा है। ठीक है जी, ये है डिजेनरेसी। तो अभी यहाँ से दो केसेस बनेंगे। एच नॉट जब ऑपरेट होगा साई एन मतलब फाई एन आई के ऊपर, तो हाँ या तो डिजेनरेट आइगन वैल्यूज आएंगी या फिर नॉन डिजेनरेट आएगी। हम पहला केस कंसिडर कर लेते हैं जो बुक के मुताबिक है। पहले केस है नॉन डिजेनरेट केस। हम फर्ज करते हैं कि जब ये इसके ऊपर ऑपरेट होता है, जब एच नॉट ऑपरेट होता है फाई एन के ऊपर, तो ई एन ज़ीरो ही देता है, हर स्टेट के लिए मुख्तलिफ आइगन वैल्यू देता है। मतलब हर आइगन वैल्यू के लिए एक ही स्टेट हमारे पास होता है। ठीक है, हम नॉन डिजेनरेट केस को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, केस नंबर 1 क्या था, तो हम कंसिडर कर रहे हैं नॉन डिजेनरेट केस को। ठीक है, मतलब तो बता दिया मैंने। चलो आगे चलते हैं। हमने क्या कहा कि हमारा फाइनल काम है इस इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना, और हमने ये डिसाइड कर लिया जब एच नॉट इनकी लीनियर सुपरपोजिशन पे सेशन स्टेट्स की लीनियर सुपरपोजिशन पे अप्लाई होगा तो हमारे जो आइगन वैल्यूज आएंगे वो नॉन डिजेनरेट होंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, चलो समझते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम मैथमेटिकल टेक्निक्स इन फिज़िक्स में नॉन लीनियर सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए जो एक मेथड है, बी के मेथड, बोगली-क्राइलॉफ मेथड, वो है वैसे नॉन लीनियर सिस्टम्स के लिए हैं। जैसे आप पेंडुलम पढ़ते हैं ना, सिंपल पेंडुलम, उसमें हम थीटा को बहुत स्मॉल रखते हैं ना सिंपल पेंडुलम में। तो आपने अगर सॉल्व करना हो नॉन लीनियर पेंडुलम को, थीटा को 2 पाई या कुछ भी बड़ा रखना हो, तो फिर उसके लिए हम वैसे तो हम इलेक्ट्रिकल इंटीग्रल यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे और सिस्टम्स हैं जैसे नॉन लीनियर ऑसिलेटर है, उसको हम बी के मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे और कई सारे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने फाइंड करना है ना, साई एन फाइंड करना है, ई एन फाइंड करना है, तो हम इसको पहले ही सपोज कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करो ये है। ठीक है, उसके बाद जो हमने मतलब मैं बताता हूँ, हम फ़र्ज़ कर ले हमने फाइंड करना है ई एन।
हमने फाइंड करना है साई एन। यही तुम बता रहे थे कि ये सोल्यूशन होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करना यही होता है कि आपने स्टेट्स फाइंड करनी है, जनरली स्टेट्स फाइंड करनी है, और टाइम इंडिपेंडेंट में आपने आइगन वैल्यूज भी फाइंड करनी है। ठीक है जी, ये हमने फाइंड करनी है। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो En1 है ये बराबर है En0 के। ये बात तो बिल्कुल लॉजिकल है। क्यों लॉजिकल है? कि हमने यही तो कहा है ना कि हम जिस सिस्टम को सोल्व कर रहे हैं उसका हैमिल्टोनियन H0 के बराबर है, और उसमें थोड़ी सी करेक्शन है, HP कह लो, क्या ये लैम्डा W कह लो, ठीक है, प्लस इसमें थोड़ी सी करेक्शन लैम्डा टाइम्स En1 प्लस लैम्डा स्क्वायर टाइम्स En2 प्लस सो ऑन। ठीक है, हमने क्या किया कि En को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा या इन पावर्स ऑफ लैम्डा हमने एक्सपेंड किया। इसी तरह हम साई n को भी एक्सपेंड कर लेते हैं। ये भी बराबर होगा फाई n। ये क्या है? ये आपके अनपर्टर्ब्ड आइगन वैल्यूज और आइगन स्टेट्स है। ठीक है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन स्टेट्स, समझ लो, बोल समझ आ गया ना। और ये बराबर होंगे किसके? फर्स्ट को हम कहते हैं कि ये बराबर है, या हम एक्सपेंड करें इन पावर्स ऑफ लैम्डा फाई n देयर इज अ अनपर्टर्ब्ड, ये अनपर्टर्ब्ड, सॉरी ये उलट हो गया, ये है असल में अनपर्टर्ब्ड और ये है पर्टर्ब्ड। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना है। ये लैम्डा टाइम्स साई n1 फर्स्ट करेक्शन इन आइगन स्टेट, लैम्डा स्क्वायर टाइम्स साई n2 जिसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन द आइगन फंक्शन या वेव फंक्शन या आइगन स्टेट। ठीक है, अब हमारा काम क्या रहेगा? हमने तो सपोज कर लिया कि भाई इनका सोल्यूशन ये आ रहा है, ये होगा, ये इनका सोल्यूशन होगा। ये हमने सपोज किया ना कि ये इनमें टर्म ज़ेर होंगे, और ये लैम्डा क्या है, बहुत छोटा है, मतलब ये इसके बराबर है, En बराबर है En0 के, जो कि अनपर्टर्ब्ड आइगन वैल्यू है, जो हम जानते हैं, जो हमें मालूम है स्टेशनरी स्टेट के प्रॉब्लम से। इसमें थोड़ी सी करेक्शंस हैं, थोड़ी सी चेंज है, थोड़ी सी पर्टर्बेशन है, वो En1 En2। अब ये हमने खुद से सपोज किया ना, तो हमें इसको फाइंड करना पड़े। जब भी हम खुद से किसी चीज़ की सपोजिशन करते हैं तो उसे हमें जस्टिफाई करना पड़ता है, हमें उसे डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा काम अब क्या रहेगा कि इनको फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ की डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ रिमार्क्स की, वो आपने लिखनी उतनी नहीं है, कुछ जस्ट समझनी है कि हमने साई n और En को लैम्डा की पावर्स में तो एक्सपेंड कर लिया है, लेकिन पर्टर्बेशन थ्योरी या फिर एक्सपेंशन इन एक्सपेंशन या इन सीरीज के कुछ प्रॉब्लम्स है इनमें। वो क्या है? वो ये है कि अमूमन हम समझते हैं कि अगर हमारा, जैसे कि यहाँ पे लैम्डा है जो एक्सपेंशन पैरामीटर है, वो अगर बहुत स्मॉल है, जैसे 0 पॉइंट समथिंग, तो उनका अगर आप स्क्वायर लेते जाओगे तो वो मज़ीद वो वैल्यू छोटी होती जाती है, और किसी आगे किसी टर्म पे जाके वो वैल्यू इतनी छोटी हो जाती है कि हम कहते हैं बस इसको कंसिडर करना ज़रूरी नहीं है, उसको इग्नोर कर लेते हैं। और यू हमारा कुछ टर्म्स ही हमें पूरे एक्सपेंशन इन्फिनिट कोई भी एक्सपेंशन हो, 100 टर्म हो, 1000 टर्म्स हो, उनकी बजाय हम कुछ टर्म्स को यूज़ कर लेते हैं और हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और अगर ऐसा ना हो तो फिर तो बहुत ही मुश्किल, फिर इनको फ़ायदा ही नहीं होना, फिर बहुत मुश्किल हो जाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनको अगर एक्सपेंशन कंसिडर कर ले, पहले एक्सपेंशन कंसिडर करते हैं, फिर इनको सीरीज कंसिडर करके दो बातें करेंगे। अगर इनको एक्सपेंशन कंसिडर कर ले तो हम तो ये समझते हैं कि भाई लैम्डा चलो स्मॉल है तो इसमें टर्मिनेट हो जाना जाके, और ये जो एक्सपेंशन है ये तुम ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं हमारे जिनके लिए हम अगर ये एक्सपेंशंस लेके आए तो ये टर्मिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमेशा एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इनको सीरीज़ कंसिडर कर लें
तो सीरीज को कम से कम क्वांटम मैकेनिक्स में लाजमी कन्वर्जेंट होना चाहिए। कन्वर्जेंट क्यों? अगर आपका फर्ज करो ये सीरीज कंसिडर कर लो, अगर ये कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, तो ये जो साइन है आपका या तो अनडिफाइन होगा, इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या तो फिर इन्फिनिटी, इसका डाइवर्ज जब भी करेगा तो इन्फिनिटी आंसर आता है, ठीक है। या तो ये आपका जो वेव फंक्शन है फाइन हो जाएगा। और अगर आपको याद हो तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्टरी लेवल पे, तो आपको जो वेव फंक्शन है वो फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। ये मसला आ जाएगा, अगर फाइनाइट नहीं है तो आप उसकी आपकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसकी तो इन्फिनिटी आ जाएगी। और यहाँ पे अगर देख लो, अगर एनर्जी इन्फिनिटी किसी सिस्टम की तो हो सकती है रियल सिस्टम की नहीं। तो इस तरह ये दो मसले हैं, दो प्रॉब्लम्स हैं इन एक्सपेंशन एंड सीरीज में। लेकिन फिर भी हमारे लिए हम फिर इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं? परटर्बेशन थ्योरी का फिर फ़ायदा क्या है? हाँ, ये है कि इसके जो कुछ टर्म्स हैं, चंद टर्म्स, जैसे कि पहले 3 टर्म्स कर लो, या इसका पहले 2 टर्म्स ही कर लो। हमारा जो सिस्टम होता है अगर उसके कोई क्लोज रिलेटेड हैमिल्टोनियन हो तो ये चंद टर्म्स हमारे उस सिस्टम्स को बहुत अच्छे से डिटरमाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम प्रैक्टिस में चंद टर्म्स को यूज़ करके परटर्बेशन थ्योरी की बड़े रिलायबल आंसर हम निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेशन निकाल लेते हैं, वो फंक्शन आ जाता है, फिर मतलब सारी जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है हमारे सिस्टम से रिलेटेड आ जाती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमारा टास्क भी यही होगा कि हम चंद ही एनर्जी में वैलिडिटी ऑफ परटर्बेशन थ्योरी की वैलिडिटी भी यही है कि आपकी जो कन्वर्जेंस है वो चंद ही टर्म्स के साथ अचीव होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो परटर्बेशन थ्योरी फिर वैलिड नहीं होगी, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फाइंड भी चंद फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर करेक्शन एनर्जीज और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन हम फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हमारा टास्क है। फर्स्ट ये मतलब ये दोनों और ये हम फाइंड करेंगे परटर्बेशन थ्योरी में, ठीक है। ये अब हमारा काम है। अब इनको करना कैसे है मैं बताता हूँ, चलो। अब इनको कैसे करना है? हमारा जो फाइनल इक्वेशन बना था H0 प्लस लैम्डा W हैट, ठीक है। यहाँ पे साइन है ना, तो साइन की जो हमने एक्सपेंशन सपोजिशन की है, जो मेन आइडिया है परटर्बेशन थ्योरी का, वो हम उसकी वैल्यू यूज़ करते हैं। फाई n प्लस लैम्डा साई n1 प्लस लैम्डा स्क्वायर साई n2 प्लस सो ऑन, ठीक है जी, इज इक्वल टू En की भी हमने सपोजिशन की थी। वो क्या थी? En जो हमारा परटर्ब्ड आइगन वैल्यू थी वो बराबर होगी अनपरटर्ब्ड आइगन वैल्यू En0 प्लस सम करेक्शंस लैम्डा टाइम्स En1 प्लस लैम्डा स्क्वायर टाइम्स En2। घबराना नहीं है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ये इक्वेशन, पर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बिल्कुल नहीं घबराना। अच्छा, साइन अगेन यही है, फाई n प्लस लैम्डा साई n1। मैं अभी बताता हूँ कि इजी कैसे है, ठीक है। साई n2 प्लस सो ऑन। अब हमने करना क्या है? और ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप पार्शियल फ्रैक्शन में करते हैं, ठीक है, उस तरह ही है। हमने अब ये करना है कि इनको मल्टीप्लाई, इन 2 टर्म्स को इन सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, इन सारे टर्म्स को इन सारे टर्म्स के साथ, मतलब जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसको। जब लेकिन आपके पास न पेपर में इतना टाइम होना है और न इनकी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है, हम डायरेक्टली वैल्यूज़ निकालते हैं और देखते हैं कैसे। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको करना क्या पड़ेगा? लैम्डा की डिफरेंट पावर्स को आपको कंपेयर करना पड़ेगा। हम यही से कर लेते हैं कि लैम्डा की पावर 0 को हम कंपेयर करते हैं सबसे पहले, ठीक है। लैम्डा की पावर 0 मतलब ऐसे टर्म्स, मल्टीप्लिकेशन के बाद ऐसे टर्म्स जिनमें लैम्डा नहीं होगा, वो दोनों साइड पे कंपेयर कर लेते हैं।
देखते हैं जब एच नॉट होगा इस पे ऑपरेट होगा या मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि एच नॉट फाई एन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई लेमडा नहीं होगा, तो और कोई ऐसा टर्म नहीं है। जब ई एन फाई एन के साथ मल्टीप्लाई होगा ई एन ज़ीरो तो कोई लेमडा नहीं आएगा। तो ये है आपके लेमडा पावर ज़ीरो के दोनों तरफ जो टर्म्स ऐसे सिंपल आप हम उमूमन ये भी कहते हैं कॉन्स्टेंट टर्म्स, ठीक है। ऐसे टर्म्स जिनके साथ लेमडा नहीं है दोनों साइड पे वो ये है। ये आपका वही सॉल्यूशन नहीं आया अनपर्टर्ब शोल्डिंग इक्वेशन और जिसके सॉल्यूशन स्टेशनरी स्टेट से टाइम इंडिपेंडेंट शोल्डिंग इक्वेशन के सॉल्यूशन स्टेशनरी स्टेट्स आते हैं, ठीक है। अब हम लैम्डा की पावर 1 को कंपेयर कर लेते हैं। ऐसे टर्म्स को कंपेयर करते हैं लैम्डा की पावर 1 को, उनको कोएफिशिएंट्स को इक्वल रख लेंगे दोनों साइड पे। अब ऐसे कौन से टर्म हैं जिनमें लैम्डा की पावर 1 आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद? एक तो ये हो जाएगा ना, पहले वाले को उठा लेते हैं। एक हो जाएगा एच नॉट, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा की पावर 1 आएगा मेरे पास। दूसरा जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये दो टर्म्स हैं एच नॉट फाई एन प्लस हो गया। हम लैम्डा को तो नहीं लिखेंगे ना, लैम्डा के पावर्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं तो कोएफिशिएंट्स आएंगे ना, ये इसके साथ और ये हो जाएगा प्लस डब्ल्यू हेड फाई एन, सॉरी ये फाई एन नहीं है, ये है साइन एन 1। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आएगा ई एन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये ई एन 1 जब फाइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा ई एन 0 मल्टीप्लाई बाय ई एन साइन 1, ये साइन है, ठीक है, प्लस ई एन 1 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी से हम कहते हैं टाइम्स फाई एन, ठीक है। इसका कोई इक्वेशन ना थे तो कोई भी चलो फर्स्ट को ये 3 है ये 4 है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, उसकी अपनी टेंशन नहीं लेनी, लास्ट में अटैच कर दूँगा, अभी जस्ट समझने में फोकस करें। इसी तरह जब आप लैम्डा स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे लाइट चली गई है पर हम इसको वैसे ही कंटिन्यू करते हैं, चलो नज़र आ रहा है तो कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, लैम्डा स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो कौन से टर्म्स है जिसमें मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास लैम्डा स्क्वायर आएगा? एक तो सीधा साधा ही है, इसके साथ आएगा, ठीक है, जो कि स्नैट से मिलेगा। इसके बाद जब लैम्डा जहाँ लैम्डा और लैम्डा लैम्डा तो लैम्डा स्क्वायर होगा दूसरा टर्म, उसके अलावा एक टर्म और कौन सा है, ये दो ही टर्म्स आएंगे लेफ्ट साइड में। एच नॉट का आएगा साई एन 2 प्लस डब्ल्यू हेड साई एन 1, लेफ्ट हैंड साइड पे दो टर्म्स आएंगे और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, एक तो आएगा आपके पास ई एन 0 टाइम्स साई एन 2 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ई एन 1 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी टाइम्स साई एन 1, और उसके अलावा ये सिंपल टर्म, इसके बाद टर्म विदाउट लैम्डा के साथ किया जाएगा ई एन टाइम्स ई इंटू टाइम्स फाई एन। फाइनली ये दो इक्वेशंस हैं जिसको हमने यूज़ करना है, ई एन 1 ई एन 2 और साई एन 1, यानी फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन एनर्जी एंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एगेंस्ट स्टेट्स के लिए हमने इन दो को यूज़ करना है।
और जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है उसके लिए ये इक्वेशन यूज़ होनी है जो लैम्डा की पावर 1 के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके आती है, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, सिंपल देखें, अगर हमने en1 फाइंड करना होगा ना, तो अगर इसके साथ से ये n हट जाए तो en1 आ जाएगा ना, तो वही हम करेंगे, बड़ा n से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जहाँ पे सिर्फ en1 बच जाएगा, बाकी सारी टर्म्स में क्या होगा उसमें मैं बताता हूँ आगे जाके। ये निकालते हैं, कुछ इनर प्रोडक्ट्स आएंगे, उनके हम सॉल्यूशंस अभी से स्पेसिफाई कर लेते हैं। हम जब ये कैलकुलेशन करेंगे, जब हम en1 en2 और psi n1 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन स्टेट, ये हम जब फाइंड करेंगे तो हम फेस करेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ phi n विद psi n और साथ में psi n1 के साथ भी इनर प्रोडक्ट आएगा, इसका psi n2 के साथ भी इनर प्रोडक्ट आएगा एंड सो ऑन। इनके साथ phi n के इन सब के साथ इनर प्रोडक्ट्स आएंगे, तो उसको हम पहले स्पेसिफाई कर लेंगे। देखिए हम यहाँ जरा रिकॉर्ड कर लो ना, psi n अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट जिसको हमने फाइंड करना, ये बराबर है नॉन अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट प्लस हम थोड़ी सी करेक्शन, थोड़ी सी चेंज, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, मतलब माइन्यूट वेरी लेस देन 1 है, तो कितनी कुछ करेक्शन होगी, बहुत छोटी करेक्शन है, मतलब तकरीबन ये psi n जो है ना तकरीबन ये phi n ही है, कुछ ज़्यादा इससे मुख्तलिफ नहीं है। तो देख लें, हमारे पास जब सेम स्टेट्स का इनर प्रोडक्ट आता है जिसे हम नॉर्म कहते हैं, चलो phi n कर लो पहले, phi n कहना बेहतर होगा, तो ये 1 के बराबर होता है ना, तो हम कह रहे हैं कि भाई जो हमारा psi n है, psi n वो phi n से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, तकरीबन इस जैसा ही है। तो अगर ये इस जैसे तकरीबन इस जैसा है तो फिर तकरीबन 1 के बराबर इसका आंसर आएगा ना, ठीक है। लेकिन एक बात है कि क्वांटम मैकेनिक्स का हर एक वेव फंक्शन, स्टेट फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल होता है। स्क्वायर इंटीग्रेबल क्या मतलब कि उनका जो उनके नॉर्म का या प्रोबेबिलिटी उसके लिए फाइंड करना चाहोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आती है, कुछ यो ये थे नहीं यार, ये इंटीग्रल और ऑल स्पेस साई स्टार साई ऐसे कुछ डी क्यू आर, ठीक है, इंटीग्रल और ऑल स्पेस, इसका जो आंसर आएगा कुछ फाइनाइट आंसर आता है, ये स्क्वायर इंटीग्रेबिलिटी है, ठीक है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स का हर एक फंक्शन तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, हम कहते हैं वैलिड फंक्शन होगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और भी है, उसमें से ये भी है कि उनका जो नॉर्म होगा वो फाइनाइट होना चाहिए। भी बन रही है तो बन रही है बेटी होती, मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, सॉरी मैं अपने रूम में वीडियो बना रहा हूँ, मेरे रूममेट आ गया था। अच्छा ये है इसको इंटीग्रेबल, ये इंटीग्रल कोई फाइनाइट नंबर आना चाहिए, अगर कोई फाइनाइट आ रहा है तो फिर इसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, मतलब ये जो भी है ये स्क्वायर इंटीग्रेबल psi n जो भी स्टेट फंक्शन है ये है होना, इसमें स्क्वायर इंटीग्रेबल है, तो कोई फाइनाइट इसका नॉर्म आएगा ना, प्रोबेबिलिटी कोई फाइनाइट प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी। तो वैसे भी वे फंक्शन की हमें पता है कि सिस्टम या तो होता है या नहीं होगा, ठीक है, और ओवरऑल अगर ओवरऑल स्पेस कर ले इसकी इंटीग्रेशन तो प्रोबेबिलिटी है, और सम छोटे से लिमिट पे कर ले तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उसकी, ठीक है, छोटी सी रेंज, तो प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए ना, मतलब उस सिस्टम को होना चाहिए, सिस्टम होगा तो उसके लिए कैलकुलेशन मुमकिन होगी ना, और बस मैं बहस में पड़ गया। सिंपली ये है कि हर वे फंक्शन को इंटीग्रेबल है, तो ये psi n भी तो उसका इंटीग्रेबल होगा ना, इसको यूज कर रहे हैं ना, क्वांटम मैकेनिक्स का फंक्शन है ना, यूजेबल है ना, तो मतलब स्क्वायर इंटीग्रेबल है, इसका फाइनाइट आपके पास नॉर्म आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी। तो अगर फाइनाइट प्रोबेबिलिटी आ रही, जिस तरह हमारे पास कभी आता होता है ना सी नॉर्म प्रोबेबिलिटी, तो इसको आप नॉर्मलाइजेबल बना सकते हैं। कैसे कि आप
साइन एन के साथ 1/√c मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका जो साइन एन है वो नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी वे फंक्शन है साइन एन जो भी स्टेट है हम इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अगर ये नॉर्मलाइज हो सकता है तो इसका जो नॉर्म होगा फाइ एन के साथ वो एग्जैक्टली 1 के बराबर होगा। ठीक है जी, समझ आ गई। अब ये एक रिजल्ट है जो यूज़ होना हमारी कैलकुलेशन में, इसको याद रखना आपने। अब हमने करना क्या है, साइन एन की वैल्यू पुट कर लो, बाकी जो रिलेशंस निकालने के लिए साइन एन की वैल्यू पुट करो, इसको मिटा लेते हैं। वीडियो के लंबे होने से घबराना नहीं है, हम समझ रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि फाइ एन और साइन एन का एनर प्रोडक्ट 1 के बराबर है। पुट करो साइन एन की वैल्यू, वो क्या है, फाइ एन प्लस लेमडा साइन एन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर साइन एन 2 प्लस सो ऑन। ठीक है, इज इक्वल टू 1। करो मल्टीप्लाई, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फाइ एन और फाइ एन का इनर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। इस 1 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1, थोड़ा सा डायरेक्ट कट हो। ठीक है, उसके बाद फाइ एन मल्टीप्लाई होगा लेमडा बाहर आ जाएगा। आपको बताइए कि कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। साइन एन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर फाइ एन साइन एन 2 हमारे प्लस 1 इज इक्वल टू राइट साइड पे 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो समझना जरूरी है। अब देखिए, दो तरह से समझ सकते हैं। लेमडा जो हमारा जिसकी टर्म हमने एक्सपेंड किया है, डायमेंशनलेस रियल पैरामीटर है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, डायमेंशनलेस है मतलब इसका कोई नेगेटिव नहीं आएगा, जो मर्जी कर लो इसके साथ। दूसरी बात ये है, जिस मर्जी डायरेक्शन में डाल लो उसके डायरेक्शन नेगेटिव नहीं आएगा, वो डायरेक्शन उल्टा हो गया रियल है, छोड़े इस बात को, कोई स्केलर है। अच्छा दूसरी बात ये कोई नंबर्स होते हैं हमारे पास, नॉर्म्स हमारे पास रियल नंबर आते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी नंबर होती है, रियल नंबर होती है। ये नंबर है, ये भी रियल नंबर्स हैं। तो देखिए, एक तरह हम इस तरह सिर्फ सोचेंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ दूसरे तरीके से करेंगे। कि वो ये है कि भाई रियल नंबर्स का सम कब जीरो हो सकता है। ये रियल नंबर रेफर्स करो a + b = 0। ये कब जीरो होगा, जब ये दोनों जीरो होंगे ना, जब दोनों पॉजिटिव है तो ये तब भी मुमकिन है, सिर्फ तब मुमकिन है जब ये दोनों जीरो हो खुद ही। एक बात। दूसरी बात कि आपका जो लैम्डा है वो वेरी वेरी लेस देन 1 तो है पर नेगेटिव नहीं है। ठीक है, और आप एक और इसकी है मुख्तलिफ पावर्स, लैम्डा 1 लैम्डा स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, इनके कुछ कोएफिशिएंट्स है, इनको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपका x है और a टाइम्स x स्क्वायर है, या फिर ax प्लस b टाइम्स x स्क्वायर प्लस c टाइम्स x क्यूब, ऐसा कोई इक्वेशन है। तो भाई ये एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं, x स्क्वायर x क्यूब नहीं कर सकते ना। इनको हम सम या डिफरेंस इनका निकाल के ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते, इफेक्ट नहीं कर सकते, कैंसिल आउट या इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। ये एक दूसरे मतलब कोई इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इनका सम तभी सिर्फ जीरो हो सकता है जब इनके कांस्टेंट सारे जीरो, a b c जीरो हो। ऐसा ही है ना। तो अगर हमारा लैम्डा है, लैम्डा लेस देन 1 तो है पर नेगेटिव नहीं है। ठीक है, 0 लेस देन 0 नहीं है, लेस देन 1 है। तो इनका सम कब, ये एक दूसरे के लैम्डा 1 है, लैम्डा स्क्वायर है,
इंडिपेंडेंट टर्म्स है, ये कब ज़ीरो हो सकता है? इनका सम कब? ये तब भी सब जब इनकी कोएफिशिएंट ज़ीरो है, ज़ीरो हो तब भी ये ज़ीरो हो सकता है। मतलब ये है कि ये इक्वेशन तभी होल्ड करेगा जब फाई एन साइन 1 भी ज़ीरो हो, फाई एन साइन 2 भी ज़ीरो हो, और इसी तरह सारे फाई एन का जिस भी साइन 1 साइन 2 साइन 3 साइन 4 जिसके साथ भी इनर प्रोडक्ट होगा उन तमाम के साथ इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। और एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि हमने फाई एन को कहा कि फाई एन जो है ना साइन के तकरीबन बराबर है, तो फिर वो साइन 1 जो उसमें छोटी छोटी करेक्शंस है उसके बराबर कैसे हो सकता? ठीक है, तो इनका इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपने यूज़ करना है, याद रखने हैं। ये जहाँ पर भी हमारे पास आएगी इनकी जगह हम ज़ीरो लिखते हैं कैलकुलेशन में। अब कुछ बचा नहीं है, अब बहुत सिंपल है सब कुछ। हमने फाइनली अब फाइंड करना है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एंड एनर्जी। आपने राइटिंग पे ध्यान नहीं देना भाई, जो कि है EN1। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी पहले फाइंड करते हैं, फिर फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन आइगन स्टेट या वेव फंक्शन। ठीक है, ये कैसे फाइंड करेंगे? आपने भी एक इक्वेशन देखा था, H0 टाइम्स, हम दोबारा से देख लेते हैं, ब्लॉक से देख लेते हैं हमारे टाइम के लिए, टाइम देने के लिए सॉरी, हर चीज़ को आपने याद नहीं रखना। तो ये हो जाएगा H0 प्लस W8 फाई एन, ठीक है, ये कोई एन था ना, इज इक्वल टू EN0 साइन 1 प्लस EN1 फाइन। ठीक है, जिसके कोई नंबर 3 है ऐसा कुछ कहा था हमने। देखो EN1 हमें चाहिए, आपने देखना ये है कि ऐसा कौन सा सिंपल इक्वेशन जिसमें EN1 है। सबसे पहला सिंपलेस्ट इक्वेशन वो है ये वाला है, सेकंड इक्वेशन जो लैम्डा की पावर 1 के कोएफिशिएंट कंपेयर करना चाहते हैं, ये इक्वेशन, इसमें EN1 हमें चाहिए। EN1 हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को ब्रा फाई एन से, क्या होगा, ये बाहर जाएगा, फाई एन का 1 हो जाएगा, तो EN1 बचेगा, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी पहले क्या था, तो इसको आपने करना है मल्टीप्लाई बाय ब्रा फाई एन। दिस इक्वेशन को बोथ साइड्स भी कह लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, करो, बस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा ब्रा फाई एन H0 साइन 1। इस टर्म में थोड़ी सी एक ट्रिक है, बाकी इतना कुछ नहीं है खास। फाई एन W8 फाई एन इज इक्वल टू EN0 को निकाल दो बाय फाई एन टाइम्स एन प्लस साइन एन प्लस EN1 को बाहर निकाल रहे हैं फाई एन। वो जो पहले रिजल्ट्स अभी हमने डिराइव किए थे ना, उनको यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे इनका सिंपल है इन दोनों का, लेकिन इसका कर। अब देखो ये इस पे ऑपरेट हो रहा है, H0 साइन 1 को हम जानते नहीं है, अननोन है, उस पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपको मतलब कुछ ऑपरेट हो ना, आपको कोई कहे हथौड़ा मारो, आपको कोई कहे कुछ कहे भी नहीं किस चीज़ को मारना है, तो आप कैसे मार सकते हैं? तो पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, किसको मारना है, मोबाइल को मारना है, लाइट को, किस चीज़ को, तो या फिर कील को। अच्छा, तो ये तो नॉन है, इस पर ऑपरेट ही नहीं हो सकता H0, तो हम ऑपरेट करते हैं इस पर, तो हो सकता है ना,
इन प्रॉपर्टी ये तो प्रॉपर्टी है ना कि आप राइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेटर को लेफ्ट पे भी। कम्प्लेक्स कन्वर्ट जब इसका लेंगे तो ऐसे ही आता है ना, ब्रा आ जाता है और ब्रा पेपर टू द फ्रॉम द राइट अप्लाई हो जाता है। तो ये इसके ऊपर अप्लाई होगा तो क्या देगा, एच नॉट जब इन के ऊपर अप्लाई होता है नाउन स्टेट्स है तो EN0 आएगा, हमारे पास आ जाएगा EN0 टाइम्स phi n psi n1। इसने वैसे ही 0 हो जाना, लेकिन लिखना तो समझना तो था ना, आप कैलकुलेशन के दरमियान होते हुए फसल हो जाए फिर आपका पेपर तो गया। अब यहाँ पे देखना वो रिजल्ट यूज़ करना है। phi n जिस भी psi n1 psi n2 psi ni, यहाँ पे 1 की जगह i कंसिडर कर लो। psi ni का मतलब psi n1 psi n2 psi n सारे जिसके साथ में मल्टीप्लाई आता है ना, n प्रोडक्ट आता है वो 0 हो जाता है। तो ये तो आपका गया 0। अब ये हो जाएगा 1, तो ये आपका राइट साइड आ जाएगा E1 फर्स्ट करेक्ट एनर्जी। अब यहाँ पे भी देख लो, ये भी 0 हो जाएगा, पर 0 तो इसमें होना था, आना एक ही तरह है, पर करना तो पड़ेगा ना, कैलकुलेशन समझना तो पड़ेगा ना। आप चीज़ फिजिक्स में, अब फिजिक्स और मैथ में यही तो फ़र्क है कि आपने किसी हर काम हर चीज़ का बस रीज़न होना चाहिए। तो E1 फाइनली आएगा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी EN1 which is called the first order correction energy will be phi n W head times phi n। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। अब एनर्जी अप टू फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वो ये होगी, इसमें पुट करो उस इक्वेशन में एनर्जी वाले में EN0 अंदर टर्म आइगन वैल्यू प्लस लैम्डा टाइम्स phi n W हेड phi n, ये लैम्डा को ले जाओ अंदर, तो हमें पता है HP इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स W हेड। तो आपका फाइनली एनर्जी अप टू फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन EN0 प्लस HP ये आपका जो चेंज है ना HP परटर्बेशन, ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है। तो ये नाउन हो गया, नाउन क्वेश्चन में क्यों नहीं, ये हमें नाउन होता है। तो हो गया ना फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन तक EN हमारा आ गया ना। इसी तरह का सेकंड ऑर्डर करेक्शन भी इसमें हम ऐड कर सकते, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये फाइनली आपके एनर्जी अप टू फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ये आ गई है। अब हमने फाइंड करना है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन आइगन स्टेट और आवर परटर्बेशन तरीके को यूज़ करते हुए का सहारा लेते हुए आप सिर्फ यही psi n1 ही फाइंड कर सकते हैं आइगन स्टेट्स में, ठीक है। इससे ज़्यादा फाइंड करना ना तो मुश्किल हो जाता है बल्कि गैर ज़रूरी भी हो जाता है। अब एनर्जी में तो आप किसी भी ऑर्डर तक जा सकते हैं परटर्बेशन थ्योरी में, कैलकुलेशन में एनर्जी कैलकुलेशन बहुत आसान है, पर उसमें भी अमूमन कई बार ऐसा होता है कि आप फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन 0 हो जाता है, तो फिर आपको सेकंड ऑर्डर करेक्शन फाइंड करना ही करना होता है। तो दो ऑर्डर करेक्शन एनर्जी से आगे जाना नहीं मुश्किल भी नहीं बल्कि खैर ज़रूरी भी हो जाता है, और ये तो फाइंड नहीं होता भाई सेकंड ऑर्डर तक। अब आप देख लेंगे कि इसकी भी आपको जो सेकंड ऑर्डर थर्ड करेक्शन की जो ज़रूरत है वो महसूस नहीं होगी कि जो हम फाइनल एक्सप्रेशंस लिखेंगे। ठीक है, हमने ये फाइंड करना है psi n1 कैसे करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एनर्जी तो सिंपल है, जिस जहाँ पे एनर्जी देखी जो फाइंड करनी E1 फाइंड करना है। E1 जहाँ पे है तो उसको n साथ बड़ा फाइन से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको बेर कर दिया, मोवर में यूज़ नहीं करना चाहता हूँ तो मतलब तो वो आपके पास आ जाता है। ठीक है जी, इसका क्या करना है, इसके लिए फिर से थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। ये है जैसे हमने थोड़ी देर पहले वो कंसिडर किया था जब हम केसेस बना रहे थे डीजेनरेट नॉन डीजेनरेट के, अभी थोड़ी देर पहले। तो वैसे करेंगे कि देख लो भाई
कि जो फाई एन है, अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि हम कर रहे हैं भाई रियल सिस्टम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि भाई जो हम एग्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम्स हैं उनका जिक्र करते हैं या स्टेशनरी स्टेट्स का जिक्र करते हैं। तो स्टेशनरी स्टेट का यूज़ कहाँ? स्टेशनरी स्टेट्स बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप किसी पहाड़ी और जंगल इलाके में हो, बहुत झाड़ियाँ, रास्ता नहीं है, एक चाकू है जैसे आपके पास, आप उससे रास्ता बनाते हैं अपने लिए, चीज़ें काट काट कर, झाड़ियाँ काट काट के। ये जो स्टेशनरी स्टेट्स है बिल्कुल चाकू की तरह है, तो इनको आप यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे दोबारा हम यूज़ करने लगे, देखना कि ये जो फाई एन है, इनका जो सेट है ना, फाई एन का सेट, वो कंप्लीट और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करते हैं। ये स्टेशनरी स्टेट या फिर सुपरपोजिशन वगैरह में हम इसका जिक्र करते हैं, इनको नहीं आगे इतना ज़्यादा ऑलरेडी भी यूज नहीं हुए। तो ये ऑर्थोनॉर्मल और कंप्लीट बेसिस फॉर्म करते हैं। मतलब ये है कि अगर आप फाई एन के साथ फाई एन का आउटर प्रोडक्ट ले लो और तमाम कर लो, सिर्फ एक स्टेट का नहीं, जितने भी आपके पास सेट ऑफ स्टेट है, हमेशा हम स्टेट्स में बेसिस में हमारे पास एक सेट होता है, तो तमाम सेट्स का आउटर प्रोडक्ट लेके उनको सम कर लो, तो आपके पास आइडेंटिटी आती है। इसको कंप्लीटनेस रिलेशन भी बोलते हैं ना, क्वांटम मैकेनिक्स में कंप्लीटनेस रिलेशन। तो अगर ये कंप्लीट और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हम करते हैं, तो इनकी टर्म में हम किसी भी फंक्शन को लिख सकते हैं, वही बात। तो हम साई एन वन को लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे साई एन वन इज इक्वल टू आइडेंटिटी टाइम्स, थोड़ा सिंपल कर रहा हूँ, साई एन वन है, साई एन वन की वैल्यू यूज़ कर लो यहाँ पे और कोएफिशिएंट चेंज कर लो। m शुड नॉट बी इक्वल टू n, क्यों मैं बताता हूँ अभी। फाई m टाइम्स फाई m इंटू क्या देगा आपका साइन वन, ये ठीक है जी। m क्यों n के बराबर नहीं है? अगर m n के बराबर हो जाए, अगर आप ज़रा यहाँ पे देखना, अगर m इनके बराबर हो जाए तो क्या होगा? ये है m शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा था इसलिए तो मसला होता। अगर ये m और n बराबर हो जाए तो क्या होगा? फिर हमें वही जो हमने रिलेशन पहले फाइंड किया, मतलब ये अगर हो जाए आपका m भी n बन जाए तो ये हो जाएगा ना, तो पहले इन रिलेशंस को यूज़ किया ना, ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास इतना ही कुछ डिफरेंस पड़ेगा कि यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, ज़ीरो प्लस ये टर्म सारे, तो ज़ीरो के लगने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा लिख लो m इज़ नॉट इक्वल टू n, मतलब उसकी कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये टर्म आपका है, कोई नंबर है तो आप नंबर को जहाँ मर्जी लिख लो पहले बाद में। साइन वन आपका फाइनली हो जाएगा, साइन वन इज इक्वल टू m इज़ नॉट इक्वल टू n, समेशन होगा फाई m वन टाइम्स फाई m, ठीक है। अब हमें ये चाहिए, ये नंबर चाहिए, ये अब कहाँ से आएगा? इसके लिए दोबारा हम वही कोई नंबर 3 यूज़ करेंगे, ठीक है। करेंगे क्या? फाई m से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो सब वही इनको, जहाँ पे साई n वन है हमारे पास, करते हैं। वही क्या था हमारे पास, एच नॉट लिख लेते हैं दोबारा, कम ऑन, एच नॉट साइन वन, डब्ल्यू है फाई, राइट हैंड साइड पे है EN0 साइन वन,
plus En1 phi n1. First order correction energy times phi n. ओके, हमें चाहिए ये टर्म साइन 1 कहाँ है भाई, यहाँ पे है। तो इसके साथ अगर हम phi n इस पूरे क्वीन के साथ मल्टीप्लाई कर ले बड़ा phi m तो आ जाएगा ना, En0 बाहर हो कर लो, फिर मल्टीप्लाई में बड़ा phi m तो डायरेक्ट चलो En0 by phi m times sin n1 भाई phi n का sin 1 के साथ sin 2 के साथ sin 3 के साथ प्रोडक्ट n प्रोडक्ट 0 था, phi m का नहीं होगा। प्लस En1 एक कांस्टेंट नंबर है, रियल वैल्यू है, बड़ा देगा और phi m का phi m के साथ n प्रोडक्ट। अभी हमें डिफरेंट पर्पस जो डिफरेंट है, हमने कहा ना कि m इज़ नॉट इक्वल टू n, m और n बराबर नहीं, मतलब ये दोनों मुख्तलिफ है, दोनों मुख्तलिफ का phi के साथ और हो भी मुख्तलिफ हो तो 0 हो जाएगा प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देख लो थोड़ा सा डायरेक्ट करने का स्टेप, इट्स नॉट जब करेक्ट होगा उस पर हो नहीं सकता, इस पर होगा phi n पे होगा। तो ये हमारे स्टेशनरी स्टेट्स हैं, यहाँ पे अनपर्टर्ब्ड स्टेट्स है, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन इसमें ऑपरेट हो सकता है। ये देगा En0 टाइम्स bra phi m, तो bra phi m into sin 1, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस bra phi m डिवाइड बाय phi n, राइट साइड में आपका हो जाएगा En टाइम्स phi m। अब दो टर्म्स एक जैसे आ गए आपके पास, देखिए phi m और phi m sin 1 phi m sin 1 दोनों सेम है। तो हम क्या करते हैं बुक में भी En0 जो वो पॉजिटिव है उसको पहले रखना है, तो इसको उस तरफ ले जाएंगे। वैसे इसको हम नेगेटिव करना नहीं चाहते इस टर्म को, ठीक है, इसको पॉजिटिव रखना है तो इसको उधर ले जाइए। होगा क्या, ये टर्म कॉमन ले लेंगे तो En0 माइनस Em0 आ जाएगा टाइम्स ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। चलो ऐसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और मैं क्लियर कर देती हूँ, तो ऊपर लिख लेती हूँ। हमारे पास En0 माइनस Em0, हमने क्या कॉमन लिया phi m टाइम्स sin n1 जो हमें मतलब था, ठीक है। अच्छा हमारे पास phi m टाइम्स w है phi m, इसको डिवाइड कर लो। इसको हमें चाहिए ये डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हम फाइनल एक्सप्रेशन लिख देंगे, ठीक है। sin n1 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन आइगनस्टेट, अच्छा बराबर है समेशन ओवर m नॉट इक्वल टू n, और वैल्यू आएगी उसकी हमारे पास phi m w है phi n डिवाइडेड बाय En0, इसीलिए En को पॉजिटिव रखा, En माइनस En0 इंटू phi n, ठीक है। तो
ये आपका फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन आइगन स्टेट आ गई है। अब हमें आइगन स्टेट या वे फंक्शन अप टू द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वो होगा फाई एन प्लस यहाँ पे है ना लेमडा, इसको यहाँ मैं रखने वाला हूँ। जब इसको यहाँ रखूँगी इस लेमडा को मैं यहाँ ले जाता हूँ और वो एच पी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स डब्ल्यू हेड, उसको यूज़ कर लेता हूँ तो एच पी लिख लूँगा इस डब्ल्यू हेड की जगह पे। समेशन ओवर m not equal to n on phi m w head phi n times phi m divided by en0 minus en0। ठीक है, ये है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन आइगन स्टेट। ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है और ये पूरा आइगन स्टेट या आइगन फंक्शन अप टू द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जिसको हम फाइंड करने जा रहे थे। और परबेशन थ्योरी में हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन तक ही फाइंड करते होते हैं आइगन स्टेट में करेक्शंस को। लेकिन आइगन एनर्जीज में हमने बात की कि आप किसी भी ऑर्डर तक करेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम अमूमन पहले दो तक ही करते हैं। ये इतने काफ़ी होते हैं, उससे हायर न गैर ज़रूरी बल्कि साथ में मुश्किल भी होते हैं। तो हम जान जो कम में निकालते हैं उसमें। ठीक है, अब जब हम फाइनल एनर्जी में सेकंड ऑर्डर करेक्शन को फाइंड करेंगे तो कुछ यू ई एन जीरो यू प्लस फाई एन एच बी फाई एन प्लस इस टर्म का स्क्वायर आ जाएगा m नॉट इक्वल टू n। ये जो सेकंड ऑर्डर करेक्शन एनर्जी है इजी है। आपको क्या चाहिए, en2 ये चाहिए ना, तो ये जहाँ पर है उसके साथ जो स्टेट्स है उसका बराबर मल्टीप्लाई कर दो आप। फाई एन होगा तो फाई एन ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, बराबर फाई एन और जी इन 2 आ जाएगा। और बस उसमें एक ही ट्रिक आपने जो यूज़ करनी है वो ये है कि एच नॉट आपने इस तरफ जो अननाउन आइगन स्टेट होगा उस पर नहीं, बल्कि इस तरफ जो अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट होगा उस पर प्रेस करना है। ठीक है, इस तरफ। और सिंपली फिर होगा क्या कि यहाँ भी वो जो लेमडा होगा उसको हम, चूँकि रियल लेमडा स्क्वायर यहाँ पे होगा, इस पूरे का भी स्क्वायर आएगा, अब करेक्शन यू आ जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, टाइम्स डिवाइडेड बाय en0 माइनस en0। तो ये आएगी आपकी फाइनल एनर्जी अप टू सेकंड ऑर्डर करेक्शन एंड आइगन स्टेट अप टू फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। बाय यूजिंग द परबेशन थ्योरी वी हैव सॉल्व्ड द इक्वेशन जिसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आने थे हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट परबेशन थ्योरी, बट फॉर रियल सिस्टम्स जिसके अब क्लोजली रिलेटेड एक हैमिल्टोनियन था हमारे पास, इट्स नॉट। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर सकें परबेशन थ्योरी को यूज़ करते हुए। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अगर इसमें आप अगर देख लो, वहाँ पे हमने जो एक्सपेंशन की थी इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ लेमडा की थी, वहाँ पे लेमडा एक्सपेंशन पैरामीटर था। तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन पैरामीटर है आप देख सकते हैं, यहाँ ये इसका स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे शायद एम या एन जो भी है, तो ये इसका स्क्वायर आ रहा है, पावर 1 पावर 2 एंड सो ऑन, इस तरह आएगा। तो एक्सपेंशन पैरामीटर ये हैं। तो अगर आपने होना ये चाहिए कि परबेशन थ्योरी अगर यूज़ करना है, अगर वैलिड आप चाहते हो परबेशन थ्योरी जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके लिए वैलिड हो या फिर सही रिजल्ट्स आए हमारे पास, तो आप उस सिस्टम के लिए यूज़ करें जिस सिस्टम के लिए आप सोल्व करना चाहते हैं, जिस सिस्टम को आप सोल्व करना चाहते हैं ना, तो उससे क्लोज रिलेटेड कोई आइडियल सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि
हम कह रहे थे कि क्या प्रॉब्लम्स है परडक्शन थ्योरी की एक्सपेंशन जो हम करते हैं, सपोजिशन करते हैं कि ई एन और साइन की, उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि वो तो एक जो हमारे एक्सपेंशन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पे वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्वांटम मैकेनिक्स में कि वो जो हमारा सीरीज़ होते हैं ना, उसको अगर सीरीज़ कंसिडर कर लें तो वो कन्वर्जेंट नहीं होते हैं। तो परडक्शन थ्योरी वैलिड ही तब होगी जब वो कन्वर्जेंट होगी, जब फर्स्ट फ्यू टर्म्स के साथ ही हम कन्वर्जेंस अचीव करें। और वो कब मुमकिन होगा? जब ये एक्सपेंशन पैरामीटर बहुत छोटे होंगे कि वेरी वेरी लेस देन 1 होंगे। जब ये टर्म्स वेरी वेरी लेस देन 1 होंगे ना, तो ये परडक्शन थ्योरी आपकी वैलिड होगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह।